अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज मी आवर साइनिंग इन। आज इंशाल्लाह हम लोग अपने लेक्चर नंबर 5 का आगाज करने वाले हैं। अंडरस्टैंडिंग फार्मिंग सिस्टम्स एंड की क्रॉप्स इन पाकिस्तान। सो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह विदाउट फर्दर अडू। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अच्छा जी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कि भाई किस तरह के फार्मिंग सिस्टम्स हैं। हमने कुछ अपने प्रीवियस लेक्चर में भी थोड़ा सा देखा था। अब थोड़ा सा और इसको मजीद डिटेल में देख लेते हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग होता है, कमर्शियल फार्मिंग होती है, मिक्स फार्मिंग होती है और ऑर्गेनिक और एग्रो फॉरेस्ट्री, ये भी एक टाइप का फार्मिंग सिस्टम है। अच्छा जी। सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या करती है? इट फोकसेस ऑन ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है, मतलब ग्रोइंग इनफ फूड्स फॉर दी फार्मर्स फैमिली विद लिटिल सरप्लस फॉर सेल, कॉमन इन रूरल एरियाज विद लिमिटेड रिसोर्सेज। बेसिकली इनका फलसफा होता है ग्रो एंड ईट, यानी सिर्फ अपनी नीड्स के लिए ही बस ये ग्रो करते हैं और सेल वगैरह कुछ इतना खास वो नहीं करते। इसके अलावा कमर्शियल फार्मिंग एम्ड एट प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स फॉर सेल इन लोकल और इंटरनेशनल मार्केट्स। दिस सिस्टम ऑफन इन्वॉल्व्स लार्जर स्केल ऑपरेशन एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज। इसके बाद मिक्स फार्मिंग combines the crop cultivation with livestock rearing to diversify income resources and improve soil fertility थ्रू मैन्योर यूज। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है, हमने अपने पिछले लेक्चर में इसको अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिया है। इसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग यूटिलाइजेस नेचुरल इनपुट्स एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस विदाउट सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, फोकसिंग ऑन एनवायरमेंटल हेल्थ और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे ये काम कर रहे होते हैं। मतलब इसमें कुछ भी सिंथेटिक नहीं होता, सब कुछ ऑर्गेनिक होता है। लेकिन उसका एक जो ड्रॉबैक कह लें, वो इस तरह से होता है कि इसके फास्ट रिजल्ट नहीं आते। ऑर्गेनिक चीज है तो उसका लॉन्ग टर्म प्लानिंग वाला गेम होता है। अच्छा जी। इसके बाद एग्रो फॉरेस्ट्री, इट इंटीग्रेट्स द ट्रीज एंड shrubs into agricultural landscapes to enhance biodiversity, improve soil quality and provide additional income sources। अच्छा जी। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं हर किस्म के फार्मिंग सिस्टम को। कुछ जनरल से यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहला क्लाइमेट एंड वेदर। क्लाइमेट और वेदर इफेक्ट करता है एग्रीकल्चर को डायरेक्टली। उसके बाद सॉइल टाइप, उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर्स और कल्चरल प्रैक्टिसेस और गवर्नमेंटल पॉलिसीज और लास्टली टेक्नोलॉजिकल अवेलेबिलिटीज। अच्छा जी, सबसे पहले देख लेते हैं क्लाइमेट एंड वेदर। द लोकल क्लाइमेट इंक्लूडिंग टेम्परेचर, रेनफॉल पैटर्न्स एंड seasonality, any season, significantly influences the type of crops that can be grown in a particular region and the farming methods employed। ठीक है, ये तो बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है। जैसे मतलब कीनू है वो सर्दियों के मौसम में आता है, आम है वो गर्मियों के मौसम में आता है, तो मतलब उनके अपनी ग्रोथ के टाइमिंग्स हैं। आम जो है वो गर्मी के मौसम में बड़ा होता है, मतलब ग्रो करता है और फलता फूलता है उसका तरफ। और एज कम्पेयर टू ऑरेंज वो दूसरे अपने उसमें होते हैं सर्दियों में। तो इस तरह से इफेक्ट होता है। इसके अलावा सॉइल टाइप, यानी सॉइल फर्टिलिटी, टेक्सचर, ड्रेनेज कैपेसिटी डिटरमाइंस द सुटेबल क्रॉप्स एंड फार्मिंग टेक्निक्स। डिफरेंट सॉइल में रिक्वायर स्पेसिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। अच्छा जी। तो हर किस्म की सॉइल होती है, मतलब कुछ लूम होते हैं, कुछ इसी तरह के, मतलब डिफरेंट टाइप के सॉइल होते हैं। आप अगर इसको सिंपल रखें तो कुछ हार्ड किस्म के हैं, कुछ थोड़े सॉफ्ट किस्म के हैं। तो हर किसी का अलग अलग टेक्सचर है, अलग अलग फर्टिलिटी रेट भी होते हैं, मतलब इस तरह से होता है। कुछ सॉइल फर्टाइल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, उसमें मतलब न्यूट्रिएंट्स वगैरह का भी अमल दखल होता है। ड्रेनेज कैपेसिटी उसमें कितनी है, एरेशन उसमें कितनी है। तो ये सब चीज़ें जो है वो क्रॉप के लिहाज से, क्रॉप को देखते हुए एक सॉइल को सिलेक्ट किया जाता है और इसी के लिहाज से फिर फार्मिंग टेक्निक्स उस पर अप्लाई की जाती हैं। तो यही बात हो गई। इसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर्स, एक्सेस टू मार्केट, इनपुट कॉस्ट, यानी जो सीड फर्टिलाइजर इक्विपमेंट की कॉस्ट है वो, एंड द पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी इन्फ्लुएंसेस फार्मर्स चॉइसेस। यानी फार्मर जो है वो ये देख के काम करते हैं कि भाई हमें, अगर हम ये चीज कर रहे हैं तो इसका कोई प्रॉफिट मिलेगा, इसका कोई पोटेंशियल है, मार्केट इसको खरीदेगी या नहीं। तो उन सब फैक्टर्स को देखते हुए हम कोई भी काम करते हैं, तो हम भी करते हैं तो फार्मर्स भी वैसे ही करते हैं। इकोनॉमिक वायबिलिटी इज क्रूशियल फॉर सस्टेनिंग फार्मिंग ऑपरेशन। जाहिर सी बात है, वो पैसे कमाएंगे, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी होगी तो ही काम चल सकेगा। इसके अलावा कल्चरल प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिस एंड लोकल नॉलेज, यानी सब लोगों की अपनी भी कुछ ना कुछ नॉलेज होती है ना। तो इट कैन डिक्टेट द चॉइस ऑफ क्रॉप्स एंड मेथड्स यूज्ड इन अ पर्टिकुलर रीजन। इसके अलावा गवर्नमेंटल पॉलिसीज, agricultural subsidies, support programs, and regulations can incentivize
और डिस्करेज सर्टेन फार्मिंग सिस्टम्स, यानी किसी तरह की पॉलिसीज हैं वो किसी को या तो बढ़ा सकती हैं आगे या तो किसी को कम ला सकती हैं, तो मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज का भी इसमें अच्छा खासा अमल दखल होता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल अवेलेबिलिटी, एक्सेस टू मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज, एग्जाम्पल इरिगेशन सिस्टम, मशीनरी वगैरह, प्रिसीजन फार्मिंग वगैरह, ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। अफेक्ट्स द प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी हम अप्लाई इसलिए करते हैं ताकि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले, कम लेबर लगे वगैरह वगैरह, और भी उसके कुछ रीजंस होते हैं। तो अगर हम उसको अप्लाई करें तो वो अगर हम मतलब टेक्नोलॉजी को यूज़ ना करें, उसको बरूबर कार ना लें, तो लेबर भी हमारा लगेगा ज़्यादा, टाइम भी लगेगा, आउटपुट में भी थोड़ा सा ताखीर हो सकती है, और ह्यूमन एरर भी हो सकते हैं। तो ये सिलसिला है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो फार्मिंग की चॉइस को इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सेवरल मेजर क्रॉप्स दैट सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू इट्स इकोनॉमी, जैसे वीट, राइस, कॉटन, शुगर केन और मेज। वीट, वीट क्या है भाई? द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेपल फूड क्रॉप। भाई स्टेपल फूड वो होता है जो किसी पर्टिकुलर रीजन के लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, कसरत से खाते हैं, पसंद करते हैं। हमारे पास रोटी चावल जो है वो ज्यादा खाया जाता है, तो ये हमारा स्टेपल फूड क्रॉप्स है। तो इट अकाउंट्स फॉर अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया। राइस अ की स्टेपल, अ की फूड स्टेपल यानी मतलब वही स्टेबल फूड है ये, एंड अ मेजर एक्सपोर्ट कमोडिटी। पाकिस्तान इज वन ऑफ द लार्जेस्ट राइस एक्सपोर्टर्स या प्रोड्यूसर्स। ठीक है। इसके अलावा कॉटन, नोन एज द वाइट गोल्ड, इट इज क्रूशियल फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड एन इम्पोर्टेंट कैश क्रॉप। इसके अलावा शुगर केन, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर शुगर प्रोडक्शन, कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द एग्रीकल्चरल जीडीपी, और शुगर प्रोड्यूस कर रहा है तो ये बेकरी वगैरह और दूसरी इंडस्ट्रीज में भी काम आता है। मेज या कॉर्न, तो ग्रोन फॉर फूड, फीड एंड फॉडर, इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट ड्यू टू द राइजिंग डिमांड। उसके बाद अगर हम जनरल देख लें भाई, इसका लुबे लुबाब क्या है, तो वो ये है कि दीज क्रॉप्स आर वाइटल फॉर द फूड सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, contributing around 18.9% of the country's GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अच्छा जी, इसके बाद कुछ क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं हमारे पाकिस्तान में। बेसिकली दो सीजन्स फॉलो होते हैं, एक खारिफ होता है, एक राबी होता है। खारिफ होता है वो अप्रैल से सितंबर चलता है, राबी अक्टूबर टू मार्च। अच्छा जी, खारिफ में क्या होता है? मेजर क्रॉप्स प्रोड्यूस होते हैं, मतलब वो इस तरह के होते हैं जैसे राइस, कॉटन, शुगर केन, मेज, पल्सेस वगैरह। तो इट रिलायज हैविली ऑन मानसून रेन फॉर इरिगेशन। जैसे राइस का हमें पता है उसको बहुत ज्यादा पानी चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, तो मानसून पे रिलाय करते हैं खारिफ खारिफ सीजन। इसके अलावा राबी सीजन क्या है? उसमें बेसिकली वीट, बार्ले, ग्रेन्स, लेंटिल्स, चिकपीस, मस्टर्ड वगैरह ये चीजें प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है जी। तो इरिगेशन फ्रॉम कैनाल्स इज क्रिटिकल ड्यूरिंग द सीजन एज रेनफॉल इज मिनिमल, यानी इनको वैसे भी कुछ एज कम्पेयर टू खारिफ सीजन के क्रॉप्स इनको थोड़ी सी कम पानी वगैरह चाहिए होता है, लेकिन चाहिए तो होता है। तो जो मिनिमम क्वांटिटी है वो इरिगेशन कैनाल्स के थ्रू आती है। इसके अलावा क्रॉप रोटेशन जो है वो हम उसको अप्लाई करते हैं। क्यों? ताकि सॉइल फर्टिलिटी बरकरार रहे, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट का इक्विलिब्रियम है वो बरकरार रहे, और पेस्ट इन्फेस्टेशन या पेस्ट साइकिल्स को कम किया जा सके। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दी हुई है, ऑल्टरनेटिंग बिटवीन लेग्यूम्स विच फिक्स नाइट्रोजन एंड सीरियल्स, यानी एक नाइट्रोजन फिक्सेटिंग कोई भी क्रॉप है और एक दूसरा नाइट्रोजन डिप्लीटिंग, तो उनको आपस में ऑल्टरनेट किया जाता है। तो दिस कैन इम्प्रूव सॉइल हेल्थ, यानी फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगा और पेस्ट इन्फेस्टेशंस को कम करेगा। ठीक है जी, इसी के साथ हम इंशाल्लाह सेशन को एंड करते हैं। दिस इज मी, आई बाबर, साइनिंग आउट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।